जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग ईवीएस के कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि आपके यूपी टेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये सेट पेपर जरूर पसंद आएगा। और अंतिम समय है, अंतिम रिवीजन है दोस्तों, महा रिवीजन है। शुरू से अंत तक जरूर कवर करिएगा इन क्वेश्चन आंसरों को, क्योंकि इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। सब्सक्राइब करें अन्यथा ना करें, वीडियो को लाइक करें अन्यथा ना करें, लेकिन वीडियो को पूरा का पूरा बहुत जरूर करना। तो बने रहिएगा हमारे साथ। 10 से आपके 15 मिनट लगने वाले हैं, इतने में ही आप लोग 30 क्वेश्चन कवर कर ले जाओगे। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? ट्राम्बे में, जयपुर में, लोखंडवाला में या फिर देहरादून में? तो साथियों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा और अपने माइंड में भी इसको सेव करते चलिएगा जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, और अपनी तैयारी भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो भाभा एटॉमिक जो रिसर्च सेंटर है वो दोस्तों आपका जो स्थित है वो है ट्राम्बे में। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक उद्देश्य की दृष्टि से विज्ञान शिक्षण के कितने प्रमुख उद्देश्य हैं? तो व्यापक उद्देश्य की दृष्टि से विज्ञान शिक्षण के कितने प्रमुख उद्देश्य हो जाएंगे? 1, 2, 3 या फिर 4? तो दोस्तों, व्यापक उद्देश्य की दृष्टि से जो विज्ञान शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं वो है आपके 3 उद्देश्य। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति अध्ययन विधि को ज्ञान विधि का नाम किसने दिया था? प्रकृति अध्ययन विधि को ज्ञान विधि का नाम जो है वो किसने दिया था? आर्मस्ट्रांग ने, डाल्टन ने, बोर ने या गैलीलियो ने? तो दो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा आर्मस्ट्रांग आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग दिमाग से पढ़ते चलिएगा दोस्तों, और माइंड में सेव भी करते चलिएगा। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आंसर भी पूछे जाते हैं। विज्ञान शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है? विज्ञान शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है? स्पेंसर, पेस्टोलॉजी, रूसो या आर्मस्ट्रांग? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर भी बताइएगा। तो ह्यूरिस्टिक विधि के जो जन्मदाता हैं वो है आर्मस्ट्रांग। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान के रूप हैं। अनुसंधान के रूप कौन से हैं? प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त करना, निरीक्षण करके ज्ञान प्राप्त करना, या ए और बी दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुसंधान के जो रूप हैं वो प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त करना भी है और निरीक्षण करके ज्ञान प्राप्त करना भी आपका राइट आंसर होगा। तो ए और बी जो दोनों ऑप्शन है ये आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है आप लोग भी जानते होंगे, तो आपको केवल आंसर कमेंट करना है ऑप्शन पढ़ करके। ठीक है, छात्रों के दृष्टिकोण को वैज्ञानिक बनाना, विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ए और बी दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो आशा करता हूं आपने आंसर सी ऑप्शन को लॉक किया होगा, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। विज्ञान शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो छात्रों के दृष्टिकोण को वैज्ञानिक बनाना और विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यही आपका विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की व्याख्यान कमरे की लंबाई जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है, तो इसको जरूर आप लोग कंटेस्ट कर लीजिएगा। विज्ञान की व्याख्यान कमरे की लंबाई होनी चाहिए। डायरेक्ट आंसर देखिएगा दोस्तों, इसकी जो लंबाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10 मीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान की व्याख्यान कमरे की चौड़ाई होनी चाहिए। यहाँ पर लंबाई कितनी 10 मीटर और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो चौड़ाई अगर आपसे पूछ लिया जाए, इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपको कवर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर पूछ लिए जाएंगे तो आप लोग आंसर नहीं दे पाओगे, इसलिए आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो विज्ञान की व्याख्यान कमरे की जो चौड़ाई होनी चाहिए दोस्तों वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आपकी 8 मीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि विज्ञान की व्याख्यान कमरे की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 10 मीटर पर टिक करना है, और व्याख्यान कमरे की जो चौड़ाई है विज्ञान की वो कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए आपकी 8 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रयोगशाला कक्ष के नजदीक कौन सा कक्ष होना चाहिए? प्रयोगशाला कक्ष के नजदीक कौन सा कक्ष होना चाहिए? जीव विज्ञान कक्ष, भौतिक विज्ञान कक्ष, रसायन विज्ञान कक्ष या अंध कक्ष? तो इसका राइट आंसर भी बताइएगा दोस्तों। प्रयोगशाला कक्ष के नजदीक जो आपका कक्ष होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? अंध कक्ष होना चाहिए। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेखा चित्र शिक्षक के द्वारा कहाँ बनाए जाते हैं? रेखा चित्र जो है वो
शिक्षक के द्वारा कहाँ बनाए जाते हैं? श्यामपट्ट पर, कागज पर, टेबल पर या फिर कहीं नहीं। तो रेखा चित्र शिक्षक के द्वारा जो बनाए जाते हैं वो आप सभी को पता होगा, इसका आंसर श्यामपट्ट पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैजिक लैंटर्न में किसका प्रयोग होता है? मैजिक लैंटर्न में किसका प्रयोग होता है? फिल्म का, स्लाइड्स का, तेज का या बत्ती का? तो साथियों इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका मैजिक लैंटर्न्स में जो प्रयोग होता है वो होता है स्लाइड्स का। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र विस्तारक के द्वारा चित्र को दिखाया जाता है। चित्र विस्तारक के द्वारा चित्र को कैसा दिखाया जाता है? लघु रूप में, विस्तृत रूप में, संगठित रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो चित्र विस्तारक के द्वारा जो चित्र को दिखाया जाता है साथियों वो विस्तृत रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको केवल देखते हुए चलना है दोस्तों, क्योंकि आपका अंतिम रिवीजन है, महा तैयारी है। तो आपको यूपी टेट का एग्जाम जो 23 जनवरी को देना है उससे पहले पहले आप लोग सारे के सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा जो क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं। हो सकता है वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए, इसलिए आपको सारे के सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, हर एक क्वेश्चन को अपने माइंड में सेव करते हुए चलना है, ताकि एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको आंसर देके ही आना है। ठीक है, और आपका जो 120 प्लस का सपना है उसको भी आपको साकार करना है। ठीक है, इसीलिए हम आपको सारे के सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, किसके ज्ञान के अभाव में शिक्षक का कार्य उचित रूप से नहीं हो पाता है? उद्देश्य, पक्ष, कौशल या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, ये पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला अवस्थित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला अवस्थित कहाँ है? पूना में, जमशेदपुर में, चेन्नई में या फिर दिल्ली में? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपकी जो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला अवस्थित है वो कहाँ पर है? याद रखना दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पर है? दिल्ली में है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला अवस्थित कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। ठीक है, इतना आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया साइंस सेमिनार 1956 में कहाँ हुआ था? तारा देवी, देहरादून, पुणे या गंगटोक? तो बताइए ऑल इंडिया साइंस सेमिनार 1956 में कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा तारा देवी। ठीक है, ये आपका पहला ही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वैज्ञानिक जनशक्ति समिति की स्थापना कब की गई थी? बताइए आप लोग, वैज्ञानिक जनशक्ति समिति की स्थापना कब की गई थी? 1960 में, 1954 में या 1945 या 1949? तो वैज्ञानिक जनशक्ति समिति की जो स्थापना की गई थी वो 1949 में आपकी की गई थी। ठीक है, 1949 ईस्वी में वैज्ञानिक जनशक्ति समिति की स्थापना की गई थी। याद हो जाएगा आपके लिए। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आपको यहीं का यहीं याद होता हुआ चला जाए। लॉर्ड कर्जन ने सरकारी शिक्षा नीति का प्रकाशन कब किया था? लॉर्ड कर्जन ने सरकारी शिक्षा नीति का प्रकाशन कब किया था? 1900 ईस्वी में, 1902 में, 1904 में या फिर 1906 में? तो साथियों इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका कि लॉर्ड कर्जन ने सरकारी शिक्षा नीति का जो प्रकाशन किया था वो 1904 में किया था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये पहले से ही याद होगा। शिक्षा से संबंधित जितनी भी नीतियाँ हैं, सिद्धांत हैं, वो सारे के सारे आराम से आप लोग कवर कर लीजिएगा। लॉर्ड कर्जन ने जो सरकारी शिक्षा नीति का प्रकाशन किया था वो 1904 ईस्वी में किया था। ठीक है, याद रख लेना अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्या पूछा जा रहा है कि 1948 ईस्वी में किस आयोग का गठन हुआ था? तो बताइए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा आयोग का, ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। 1948 ईस्वी में किस आयोग का गठन हुआ था? तो अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। 1948 ईस्वी में जो आयोग का गठन हुआ था वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन 1948 ईस्वी में किया गया था। ये याद रखना, ये पूछा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1948 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाज अध्ययन विषय में किन विषयों को शामिल किया जाता है? भूगोल, नागरिक शास्त्र, इतिहास या इनमें से सभी? तो समाज अध्ययन विषय में किन विषयों को शामिल किया जाता है? तो इसमें किया जाता है
भूगोल, नागरिक शास्त्र और आपका इतिहास, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा ये सभी आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विज्ञान और तकनीकी किसी भी शिक्षा के ढांचे का महत्वपूर्ण भाग होने चाहिए, इसकी जो सिफारिश है किस आयोग ने की थी? कोठारी आयोग 1964 से 1966, यूनेस्को शिक्षा आयोग 1972, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948, या इनमें से कोई नहीं? तो ये भी आपको एक याद करने लायक है दोस्तों। कोठारी शिक्षा आयोग कब किया गया था? 1964 से 1966। यूनेस्को शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1972। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब किया गया था? तो 1948। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। अब आपको इसी क्वेश्चन का आंसर देना है कि विज्ञान और तकनीकी किसी भी शिक्षा के ढांचे का महत्वपूर्ण भाग होने चाहिए, इसकी जो सिफारिश है किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो आपको याद रखना है यूनेस्को शिक्षा आयोग 1972 के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, समस्या विधि, या ह्यूरिस्टिक विधि? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? विज्ञान शिक्षण की जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है साथियों, वो मानी जाती है ह्यूरिस्टिक विधि। ठीक है, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि विज्ञान शिक्षण की जो सबसे अच्छी तकनीकी है या सबसे अच्छी विधि है वो कौन सी है, तो आपको आंसर देना है ह्यूरिस्टिक विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आ रहे हो और आप लोग इसी प्रकार से और भी सेट देखना चाहते हैं, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार एक वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े कि आप लोगों को वीडियो पसंद आती है। और अगर आप लोग इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट क्लियर करना चाहते हैं यूपी टेट एग्जाम से पहले पहले, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो आशा करता हूं आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे। यहाँ पर नीचे आपको रेड अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा होगा, उस पर जैसे ही टच करेंगे ब्लैक हो जाएगा, तो ब्लैक जरूर कर लें, और नोटिफिकेशन आएगा तो उसको ऑल पर क्लिक जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन बाल केंद्रित विधियों में शामिल होता है? बाल केंद्रित विधियों में कौन शामिल होता है? ऐतिहासिक विधि, व्याख्यान विधि, सामूहिक अध्ययन, या पर्यटन विधि? तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल केंद्रित विधियों में जो शामिल होता है वो पर्यटन विधि आपका राइट आंसर होता है। इसमें क्या होता है? प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण की सभी प्रक्रियाएं किसके आधारभूत सिद्धांतों पर टिकी हैं? मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, या पर्यावरणीय विज्ञान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विज्ञान शिक्षण की जो सभी प्रक्रियाएं किसके आधारभूत सिद्धांतों पर टिकी हैं, तो वो मनोविज्ञान के क्षेत्र पर टिकी हुई हैं। ठीक है, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बने रहिएगा साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रसायन शिक्षण के लिए प्रयोगशाला अनिवार्य है, यह कथन किसका है? आर्मस्ट्रांग का, डाल्टन का, बोर का, या इनमें से कोई नहीं? रसायन शिक्षण के लिए पूछा जा रहा है प्रयोगशाला अनिवार्य, बताइए आप लोग किसने कहा है ये? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा आर्मस्ट्रांग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्टोलॉजी तथा रूसो किस विधि के पक्षपाती हैं? तो पेस्टोलॉजी और रूसो किस विधि के पक्षपाती हैं? प्रयोगशाला विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि, या फिर पर्यटन विधि? तो पेस्टोलॉजी और रूसो जो हैं वो कौन सी विधि के पक्षपाती हैं? तो साथियों याद रखना पर्यटन विधि के पक्षपाती हैं ये लोग। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परिवार निर्माण हेतु आवश्यक है, तो परिवार के निर्माण के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? भाई बहन, दादा दादी, ताऊ ताई, या फिर पति पत्नी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पति पत्नी हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग समझ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस परिवार में एक पुरुष की एक से अधिक पत्नी हो वह परिवार होगा? बहुविवाह परिवार, समूह विवाह परिवार, नव स्थानीय परिवार, या एक विवाह परिवार? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर बहु विवाह परिवार होगा। ठीक है, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। परिवार निर्माण का दायित्व तो होता है, परिवार निर्माण का दायित्व किस पर होता है? पुत्र का, पत्नी का, पति का, या फिर पति पत्नी का? परिवार निर्माण का जो दायित्व होता है वो पति पत्नी दोनों का ही होता है। ठीक है, ये पॉपुलर क्वेश्चन है, ये तो आप लोग आराम से कर ले जाओगे, फिर भी आपके लिए ये प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का निर्माण किसे माना जाता है? समाज का जो निर्माण है वो किसे माना जाता है? गांव, शहर, देश, या व्यक्ति? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा
वो समाज का निर्माण जो माना जाता है वो व्यक्ति के लिए माना जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, समाज निम्न में से किस पर आश्रित है? व्यक्ति, देश, शहर या युवा? तो समाज किस पर आधारित है या आश्रित है? तो वो व्यक्ति पर आश्रित है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार से वीडियो प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लें। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। आपको जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी उसमें आपका आंसर दे दिया जाएगा। तो चलते हैं साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।